हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुप धीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में हैं और आप अभी अपने हाफ-ईयरली एग्जाम्स देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई? तो क्वेश्चन कहता है कि अगर हम ड्राई लिटमस पेपर पर ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को फोल्ड कराते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता है। देखो बच्चों, इसका रीजन ये है कि देखो दोनों बार इसने ड्राई वर्ड यूज किया, इसका मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी ड्राई है और यहां पर आपका जो लिटमस पेपर है वो भी ड्राई है। और ड्राई केस में हमारे हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होते हैं ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन। तो लिखा है बच्चों यहां पर हमारे पास, देखो, सिंस ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस, therefore it does not change the color of the dry litmus paper, इसीलिए ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगा। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी बच्चों डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और इस चैप्टर के 1 बाय 1 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। चलते हैं सेकंड वन क्वेश्चन पे। कहता है व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो बच्चों, ब्रास वेसल्स एंड कॉपर वेसल्स के अंदर कभी भी कोई सोर्स सब्सटेंस या कोई एसिड नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि जो कॉपर एंड ब्रास वेसल्स होते हैं ये हमारे जो सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं उनके अंदर जो एसिड्स होते हैं उनसे रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस सॉल्ट्स बना देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग ये एडवाइस दिया जाता है कि आप किसी भी कॉपर वेसल्स या फिर किसी भी ब्रास वेसल्स के अंदर कोई भी सोर्स सब्सटेंसेस आप स्टोर ना करें। लिखा है सिंस एसिड्स प्रेजेंट इन कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंसेस लाइकली टू रिएक्ट विद ब्रास, आएगा बच्चों, ब्रास एंड कॉपर वेसल्स टू फॉर्म सम पॉइजनस सॉल्ट्स। टू अवॉइड सच अ पॉसिबिलिटी इट इज एडवाइजेबल नॉट टू स्टोर कर्ड और सोर्स सब्सटेंसेस इन द ब्रास एंड द कॉपर वेसल्स। तो सिंपल सी बात है कि जो आपके सोर्स सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो कॉपर एंड ब्रास के साथ रिएक्ट करके कुछ पॉइजनस सॉल्ट बना देते हैं, इसीलिए हमें एडवाइस दिया जाता है कि आप सोर्स सब्सटेंसेस को कॉपर वेसल्स या फिर ब्रास वेसल्स के अंदर स्टोर ना करें। क्लियर बात है बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो बच्चों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विच प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग कास्ट फॉर ब्रोकन लिम्स इन हॉस्पिटल्स। तो ये बात करें कि जो डॉक्टर्स होते हैं, आपकी जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होती हैं उनको जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो पूछ रहे कि भाई प्रॉपर्टी कौन सी यूज करते हैं पीओपी की। देखो बच्चों, पीओपी के अंदर ना एक प्रॉपर्टी होती है, जो पीओपी है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ध्यान से सुनो। अगर आप कभी इस पीओपी के अंदर आप वाटर मिला देते हैं तो उस कंडीशन में ये जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है बच्चों? ये जिप्सम बन जाता है, जो कि एक हार्ड मास होता है, सॉलिड होता है। इसीलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज कर रहे हैं पीओपी। लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इनटू हार्ड मास व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर। इस चीज को आप लोग केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O और इसमें वाटर आ जाएगा H2O, और H2O यहां आते हैं बच्चों 3/2 H2O, और उस कंडीशन में यहां पे जिप्सम का हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे बच्चों, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू 2H2O, जो कि अपने आप में एक हार्ड मास होता है। क्लियर बात है? तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा थर्ड पर बेस्ड ही क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। Why should POP be stored in a moisture proof container? क्योंकि मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर ये जिप्सम बन जाता है। POP should be stored in moisture proof container
because in the presence of moisture POP is converted into gypsum which is a hard mass। क्लियर बात है बच्चों। तो अभी चलते हैं हम लोग आगे, और आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास हैं यहाँ पर जिन्हें हम लोग आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अभी बच्चों हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है बच्चों, विच इंग्रेडिएंट अ बेकर यूज टू मेक अ केक सॉफ्ट एंड लाइट। तो ये पूछ रहे कि वो बेकर कौन सा सब्सटेंस यहाँ पर यूज करते हैं केक को फ्लफी लाइट बनाने के लिए। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि केक को फ्लफी और लाइट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर क्या होता है बच्चों? बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड का। क्लियर बात है, जिसको यूज किया जाता है केक को लाइट एंड फ्लफी बनाने के लिए। क्योंकि जब हम इसे हीट करते हैं बेकिंग सोडा को, तो यहाँ पर CO2 गैस के बबल्स निकलते हैं, और वो CO2 गैस के जो बबल्स होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा केक जो है वो फ्लफी बनता है। ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे आप चाहो तो एक रिएक्शन दिखा दो, NaHCO3 ये आपका बेकिंग पाउडर है, सॉरी बेकिंग सोडा है। अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये बना देता है Na2CO3, साथ में आपका H2O, और बच्चों लास्ट में यहाँ पे निकलेगी CO2 गैस, और ये CO2 गैस ही इसको बनाएगी लाइट एंड फ्लफी। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अभी चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीएच बेस्ड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 6 कहता है pH of 2 samples of cold drinks A and B are 2 and 5, which of the following is more unhealthy। तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जितनी कोई चीज एसिडिक होती है वो आपके लिए उतना ही अनहेल्दी होती है। और मैं एक बात जानता हूं बच्चों कि जो किसी भी सब्सटेंस की pH होती है वो उसके एसिडिक नेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब pH जितनी कम होगी एसिडिक नेचर उतनी ज्यादा होगी। इसका मतलब जिसका pH वैल्यू ज्यादा होगा वो कम एसिडिक होगा, और जिसका pH वैल्यू कम होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसका मतलब क्योंकि A का pH है 2, A का pH है 2 और B का pH है 5, तो बच्चों ये मोर एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, और ये लेस एसिडिक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। इसका मतलब A जो है ना वो ज्यादा अनहेल्दी है क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है। बात समझ में आ गई। तो देखो आंसर भी लिखा है हमारे पास, लिखा था कोल्ड ड्रिंक A हैज लोअर pH वैल्यू देन द कोल्ड ड्रिंक B, देयरफॉर द कोल्ड ड्रिंक A इज मोर एसिडिक देन कोल्ड ड्रिंक B, हेंस द कोल्ड ड्रिंक A इज मोर अनहेल्दी देन कोल्ड ड्रिंक B। क्लियर बात है बच्चों। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्लियर बात है बच्चों। कहता है बच्चों, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन कहता है व्हाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट्स विद अ नाइट्रिक एसिड। देखो बच्चों, जब हमारे पास, इधर ध्यान दो, हमें ना बच्चों एक बात पता होती है कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है, जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो वहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन नाइट्रिक एसिड अपने आप में एक एक्सेप्शन है। नाइट्रिक एसिड के साथ जब कोई मेटल रिएक्शन करता है तो ये उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। अब बात आती है कि क्यों नहीं करता, बाकी सब क्यों करते हैं। देखो बच्चों, इसके पीछे रीजन ये है बच्चों कि ये जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये करता क्या है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करके उसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है, उसे वाटर में। तो आपको देखो लिखना क्या है इसमें, आपको लिखना है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन एन एक्टिव मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, इट कन्वर्ट द हाइड्रोजन गैस इवॉल्व्ड इनटू, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती तो है लेकिन आपको दिखने से पहले ही वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर बात है। यहां पे हम रिएक्शन लिख देंगे, जिंक का रिएक्शन करा देंगे 4HNO3 के साथ, तो ये बन जाएगा आपका जिंक नाइट्रेट N2O और साथ में बनेगा 2H2O।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जो कि इसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, नेम द मेटल्स व्हिच कैन इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद। इसका मतलब कोई एक्सेप्शन भी है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस निकालने का दम रखता है, और वो दो मेटल हैं आपके पास, मैग्नीशियम एंड मैग्नीज। मैग्नीशियम एंड, तो भाई इनके अंदर ऐसी कौन सी पावर है कि ये निकाल देते हैं? जैसे कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो बच्चों ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। होता क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करता है, तो ये वाटर को वापिस हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का दम रखता है। क्लियर बात है? मल्टीपल चॉइस में आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ध्यान रखना आप लोग। रिसेंटली रिपीटेड क्वेश्चन है ये, मल्टीपल चॉइस में आया था ये। इधर ध्यान दो, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट इज द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर विद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने आप में एक बेसिक इन नेचर रहता है, और इसमें जो कलर रहता है वो रहता है, या तो आप ब्लू कह सकते हैं या ब्लूइश पर्पल कह सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो वहां पे आपको ब्लूइश पर्पल क्या करना है? टिक करना है। अगर वहां पे ब्लूइश पर्पल नहीं है, देन अगर ब्लू है तो आपको ब्लू टिक करना है। दोनों नहीं देंगे वो। तो अगर ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप इसका आंसर टिक करेंगे ब्लूइश पर्पल। क्लियर बात है? और ये होता क्या है बच्चों? ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और मैं आपको इसका फॉर्मूला भी बता देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। बात समझ में आ गई? तो कई बार ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ठीक है ना, कि इसका जो अदर नेम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। केमिकल फॉर्मूला पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ही लिखना है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? माइल्ड बेस होता है ये, एज एंटासिड भी यूज किया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर, अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, अ व्हाइट पाउडर इज एडिड व्हाइल बेकिंग ब्रेड्स एंड केक टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। सॉफ्ट एंड फ्लफी, राइट द नेम ऑफ द पाउडर, name its main ingredient, explain the function of each ingredient, write the chemical reaction taking place when the powder is heated during baking। तो ये क्वेश्चन आता है बच्चों 5 मार्क्स में, और इसके पार्टीशन कर रखे होंगे इसने, 1 मार्क्स ये, 1 मार्क्स ये, 1 मार्क्स ये, 2 मार्क्स ये। दैट्स इट, कंप्लीट क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बन जाता है। और मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो पहली बात तो ये कि ऐसे क्वेश्चन को आप तभी आइडेंटिफाई कर पाओगे जब आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ रखा हो और आपको पता हो कि कौन कहाँ यूज होता है। देखो मैं इस क्वेश्चन को तब पहचान लिया था जैसे इसने कहा, अ व्हाइट पाउडर इज एडिड टू बेकिंग ब्रेड्स एंड केक्स टू मेक देम सॉफ्ट एंड फ्लफी। तो जब इसने बोला ना कि केक को फ्लफी बनाता है, तो मैं समझ गया था कि ये बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ठीक है ना। कहता राइट द नेम ऑफ द पाउडर, तो पाउडर का नेम है बच्चों बेकिंग। अब उसने पूछा कि इस बेकिंग पाउडर के मेन इंग्रेडिएंट कौन है, तो इसके मेन इंग्रेडिएंट है बच्चों 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? एक होता है बेकिंग सोडा और दूसरा होता है टार्ट्रिक एसिड। अब इसने एक बात और पूछी कि ये जो 2 इंग्रेडिएंट है, इन दोनों के अलग अलग फंक्शन बताओ। अलग अलग, अब भाई देखो 2 है ये, इसमें पहले का फंक्शन मैं अब आपको बताता हूं। जो बेकिंग सोडा है ना, उसका फंक्शन है ये केक को सॉफ्ट एंड फ्लफी बनाता है, ठीक है। और जो टार्ट्रिक एसिड है उसका काम ये है, क्योंकि ये अपने आप में बेसिक होता है नेचर में। कौन? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा उसके टेस्ट को थोड़ा सा बीटर कर देता है। उस बीटरनेस को कम करने के लिए या उस बीटरनेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए टार्ट्रिक एसिड का यूज किया जाता है। तो लिखा है हमारे पास, ऑन हीटिंग और मिक्सिंग विद वाटर सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयन फॉर्म एसिड एंड रिलीज CO2 गैस दैट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी।
इसके बाद कहते हैं टार्ट्रिक एसिड क्या कर रहा है बच्चों, अवॉइड करता है बिटरनेस। अब इसने कहा था कि एक रिएक्शन भी लिखनी है कि इसको हीट करने से होगा क्या, इसको हीट करने से होगा क्या बच्चों, तो इसको हीट करने से ये ब्रेक हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट वाटर एंड CO2 में। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है? देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। पहला क्वेश्चन था व्हाइट पाउडर क्या है, दैट इज बेकिंग पाउडर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा इंग्रेडिएंट कौन कौन है, बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। तीसरा पूछा इन इंग्रेडिएंट के फंक्शंस क्या है। तो बच्चों मैंने बताया कि बेकिंग सोडा क्या होता है, जब इसे हीट करते हैं तो यहाँ पे CO2 गैस निकलती है, दैट मेक द केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टार्ट्रिक एसिड, इट इज यूज्ड टू रिमूव द बिटरनेस ऑफ द बेकिंग सोडा। जो आपने बेकिंग सोडा उसके अंदर डाला उसकी बिटरनेस को कम करने का काम करेगा टार्ट्रिक एसिड। बात समझ में आ गई? देखो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें इस बात से मतलब नहीं होती कि हमें यहाँ पे आपको बता दूं, हमारे यहाँ साइंस में ये चीज नहीं होती कि आपको 300 वर्ड में लिखना है, 400 वर्ड में लिखना है आंसर। यहाँ इस चीज के नंबर नहीं होते। बात समझ में आई ना? मान लो सपोज करते हैं ये क्वेश्चन आया, आप पूरी कहानियां लिखते रहो, उन्हें मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि आपने पाउडर का नेम बताया कि नहीं, आपने इंग्रेडिएंट बताया कि नहीं, आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट के फंक्शन बताए कि नहीं, और आपने केमिकल इक्वेशन लिखी है नहीं। ठीक है, 4 लाइन में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है, कोई इशू नहीं है। 5 में होता है, कोई इशू नहीं। उन्हें कोई मतलब इस बात से नहीं होता है। बात समझ में आ गई? उल्टी सीधी कहानियां लिखोगे तो वो नंबर नहीं देंगे। तो बात करेंगे अभी हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पीएच पर बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन कहता है यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन A is 6 and the pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of these is more acidic? पहली बात तो आप ये समझो कि pH का रिलेशन क्या है। pH का रिलेशन हाइड्रोजन आयन के साथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है pH जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतने ही कम। एंड पीएच एसिडिक नेचर के भी मैंने बताया था आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है। इसका मतलब यह है कि पीएच जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतने कम। इसका मतलब यह है कि पीएच जितनी ज्यादा एसिडिक नेचर उतनी कम। क्लियर होगी? तो हमें पता चल गया कि जिसकी पीएच कम होगी उसमें हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे, जिसकी पीएच कम होगी उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होगी। लिखे द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? लेसर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन मोर विल बी द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। आपको पता है इतनी सारी कहानी क्यों लिखी? क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना 3 to 5 मार्क्स में आया होगा। ठीक है, तो अब उसने नहीं कहा था कि एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन अब हमने एक्सप्लेन किया क्योंकि ये 1 मार्क्स क्वेश्चन नहीं था, तो हमने एक्सप्लेन किया कि हम ऐसा आंसर क्यों लिखने वाले हैं। द सॉल्यूशन A with pH 6 has more hydrogen ion concentration than the solution B with pH 8। क्लियर बात होगी? इसके बाद द सॉल्यूशन A is acidic because its pH is less than 7 and the solution B is basic in nature because its pH is more than 7। आपको पता होगा 7 से नीचे pH एसिड होते हैं सारे, और 7 से ऊपर सब बेस होते हैं। जैसे जैसे pH बढ़ती है बेसिक नेचर बढ़ती है, जैसे जैसे pH कम होती है एसिडिक नेचर बढ़ती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। तो बोर्ड एग्जाम्स में अगेन ये आपका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12, द पीएच ऑफ अ सॉल्ट यूज्ड टू मेक टेस्टी एंड क्रिस्पी पकोड़ा इज 14। आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स फॉर्मेशन, लिस्ट इट्स 2 यूजेस।
तो ये क्वेश्चन आप लोगों का एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें फिर से क्या किए हुए हैं, पार्ट्स किए हुए हैं, और इसके एक एक पार्ट कोई 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे करके वो पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन बना देते हैं मार्किंग स्कीम के अंदर। ठीक है ना, ये बात आपको नहीं पता होती कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है। कई बार ऐसे क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो फुल 5 मार्क्स लिखा होगा, लेकिन जो कॉपी चेक करेंगे ना उनके पास लिखा होगा कि किस पार्ट पे कितना मार्क्स देना है। देखो भाई ध्यान से, तो बात करते हैं पहली बात। इसने पहली चीज क्या पूछी कि भाई क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा का। किसका यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई। देखो भाई ध्यान से, तो ये पहला बात पता चल गई आप लोग कि भाई ये है आपके पास सोडियम बाई कार्बोनेट। वो तो हमें पता चल गया था जब इसने कहा कि क्रिस्पी पकौड़ास बनाने हैं, दैट्स इट, हम समझ गए थे कि ये बेकिंग सोडा यूज करने वाले हैं। अब इसने कहा था बच्चों आइडेंटिफाई द सॉल्ट एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स। इसका मतलब अब हमें इसका फॉर्मेशन बताना है, किसका, बेकिंग। तो बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन की अगर मैं बच्चों बात करूं, कहता सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑब्टेन्ड बाय सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद कार्बन डाइऑक्साइड। देखो भाई ध्यान से, ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन है। इस सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन को सैचुरेट करेंगे किससे, किससे करेंगे बच्चों, क्लियर बात है, तो बन जाएगा सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका अब यूजेस पूछे हैं, यूजेस क्या है बच्चों, बेकिंग सोडा यूज किया जाता है किसमें, फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड इन फायर, फायर एक्सटिंग्विशर में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से CO2 निकलती है और CO2 आग बुझाने में काम करती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटासिड, एज एन एंटासिड भी यूज करते हैं क्योंकि ये बेसिक नेचर का होता है, तो ये एज ए एंटासिड भी यूज किया जा सकता है। क्लियर बात है, बात करेंगे हम लोग। देखो भाई ध्यान से, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में, और ये मिल्क पर बेस्ड 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों कराए हुए हैं इसमें हमने, एक आगे कैरी करेंगे। कहता है अ फ्रेश मिल्क हैज pH 6, जो फ्रेश मिल्क होता है उसकी pH कितनी होती है, 6 होती है। हाउ डू यू थिंक pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। देखो बच्चों, जब ये कर्ड में कन्वर्ट होगा तो इसके अंदर कुछ एसिड्स बनेंगे, और कुछ एसिड्स बनेंगे तो नो डाउट इसकी pH क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसकी pH क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, और कौन सा एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लिखा है when fresh milk turns into curds its pH decreases becoming more acidic, becoming more, this is because bacteria convert the milk sugar into lactic। ये बात पता होना चाहिए, किसको कन्वर्ट कर रहा है, मिल्क के अंदर जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, लैक्टिक एसिड में। एंड द प्रेजेंस ऑफ दिस एसिड लोअर द pH। इस जो ये एसिड यहां पे फॉर्म हुआ है ये pH को क्या कर देगा, डाउन कर देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है और रिसेंटली भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन। देखो भाई ध्यान से, क्वेश्चन कहता है व्हाई डू HCl HNO3 shows acidic character in aqueous solution while the solution of compounds अल्कोहल ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ये कह रहा है कि भाई अगर हम HCl की बात करें, हम बात करें HNO3 की, तो ये एसिडिक कैरेक्टर दिखाते हैं, इनके पास हाइड्रोजन होता है। लेकिन भाई अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो ये तो C2H5OH होता है, इसके पास तो 6 हाइड्रोजन है, 5 ये एक ले रहा। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की C6H12O6, इसके पास तो 12 हाइड्रोजन है, उसके बाद भी एसिडिक नेचर क्यों नहीं दिखाती। उसका रीजन ये है बच्चों, HCl और HNO3 जब आप इन्हें पानी के अंदर डालते हो तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, क्या, हाइड्रोजन आयन को ये डिसोसिएट कर देते हैं। लेकिन अल्कोहल एंड ग्लूकोज ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ये दोनों कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, इसीलिए ये अपने अंदर से हाइड्रोजन आयंस को डिसोसिएट। तो भाई इसके पास कितने भी हाइड्रोजन आयन हो इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये डिसोसिएट नहीं करता, तो वो हमारे किसी काम के नहीं है।
लिखा है द एसिड्स HCl HNO3 रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड कैन शोज एसिडिक नेचर। अब बात करेंगे उन दोनों की जो नहीं दिखाते हैं। द कंपाउंड्स लाइक एल्कोहल एंड ग्लूकोज आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जिसको आप लोग कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर में पढ़ेंगे। दे डू नॉट डिसोसिएट हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस एंड नॉट शो एसिडिक नेचर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। HCl HNO3 डिसोसिएट करते हैं हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, दैट्स व्हाई दे शोज एसिडिक नेचर, एंड ग्लूकोज एंड alcohol do not dissociate H positive ions in aqueous solution, that's why they do not show acidic nature। क्या है? हाँ, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? देखो ये दो एटम है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है तो होगा आयनिक कंपाउंड, और अगर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना करके बीच में रख के दोनों शेयर कर रहे हैं तो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से बनते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? देखो भाई ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर, देखो भाई बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ऑन हीटिंग एट 373 केल्विन इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम Y is substance which doctor use for supporting fractured bone in the right position. Identify X and Y. How can X be reobtained from Y? देखो इस क्वेश्चन को रीड करने से अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल गया होगा ये पीओपी और जिप्सम पे खेल रहा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है बच्चों के X को हीट किया जाता है, तो X कौन है? X है ये आपका जिप्सम, इसको बोल रहा है वो X, इसको क्या बोल रहा है? X, और X है क्या? X है जिप्सम, इसको हीट किया जा रहा है 373 केल्विन, कभी कभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखते हैं, और कभी कभी ये टेम्परेचर ही पूछ लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बच्चों CaSO4 और हाफ H2O, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों POP, ये बन गया Y। क्या बन गया? ये Y बन गया, ठीक है। और ये 3/2 वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल गया। तो मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर पता चल गया बच्चों, X है जिप्सम और Y है POP, ठीक है ना। अच्छा, अगर कभी आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर इसे 373 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पे हमने इसे हीट किया तो क्या होगा, तो ये जो आधा मॉलिक्यूल बचा है ना ये भी निकल लेगा। बात समझ में आ गई? क्लियर बात है? अब बात करेंगे हम लोग हाउ X कैन बी रीऑब्टेन्ड। ये कह रहे हैं कि अगर हम इससे क्या इसे बना सकते हैं? यस, अगर आप पीओपी में पानी मिला दो, अगर आप पीओपी में क्या कर दो बच्चों, तो क्या होगा? वापिस क्या बन जाएगा? वापिस जिप्सम ऑब्टेन हो जाएगा। तो वो यही पूछ रहा था आपसे कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम जिप्सम को वापिस ऑब्टेन कर सकें? यस, वाटर ऐड कर दो पीओपी में, हो जाएगा। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कंपाउंड X ऑफ सोडियम forms a white powder. It is a constituent of baking powder and is used in some antacid preparation. When heated, X gives out a gas and steam. The gas forms a white precipitate with lime water. Write the name of the chemical formula for the compound X. Also write the chemical equation in its decomposition of its heating. जितनी बड़ी बात इसने कही इतना बड़ा इसका आंसर नहीं है। इसने बहुत सारी बातें पूछी। इसने कहा कि एक सब्सटेंस है X, ठीक है ना, जो कि हमारे पास बोला कि व्हाइट कलर का पाउडर फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये सब्सटेंस मुझे समझ में आ गया, ये बेकिंग सोडा है, और जिस व्हाइट कलर के पाउडर की बात कर रहा है वो बेकिंग पाउडर है। तो पहला आंसर हमें पता चल गया, X इज बेकिंग सोडा।
उसके बाद कहता है इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग पाउडर, और बताया इसने आगे बेकिंग पाउडर का कंस्टिट्यूएंट है, एंड इज यूज्ड इन सम एंटासिड प्रिपरेशन। हमें तो उन्हीं बातों से पता चल गया था, ये और हिंट दे रहा है अभी आपको। व्हेन हीटेड, किसको हीट करना है, कहता है हीट करने पे ये गैस निकालता है। चलो मान लो मुझे आइडिया नहीं हुआ कौन सी गैस है, लेकिन नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि लाइम वाटर को साथ व्हाइट पीपीटी बनाता है, तो ये भी क्लियर हो गया CO2 गैस होगी। और वैसे तो मुझे पता था कि इसको हीट करूंगा तो मैं CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना बच्चों। तो कौन सी गैस है, CO2। और ये इसके डिकम्पोजिशन की रिएक्शन उसने पूछी थी कि क्या आप सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे, ठीक है ना, या बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी है। क्लियर बात होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बातें पूछी हैं। कहता है अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। कहता है जो मिल्कमैन होते हैं ना, वो मिल्क के अंदर एक छोटा सा अमाउंट बेकिंग सोडा का डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, हमेशा नहीं डालते हैं, जब उन्हें इस बात का डर होता है कि अब दूध फटने वाला है तो ये उस टाइम पे डालते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपका जो मिल्क होता है, उस मिल्क का जो पीएच होता है, क्लियर बात है ना, जो हमारे पास मिल्क है उसका जो पीएच होता है वो पीएच अराउंड 6 के आसपास होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इस पीएच पे अब जो मिल्क होता है वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे पीएच डाउन होगी वो स्पॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो खराब हो जाएगा। ये लिखा है कि भाई बिकम अनड्रिंकेबल। एडिशन ऑफ बेकिंग सोडा, जैसे ही आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे उसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो बेस है। भाई मान लो आप पीएच को डिक्रीज करते करते आगे 6 से 5.9, 5.8, 5.7, आप ऐसे डिक्रीज करते हुए आ रहे हो। अचानक से किसी ने आके इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया और बेकिंग सोडा डालते ही सीधा 8 पे पहुंच गए। अब 8 से फिर वापस डिक्रीज होने में अब तो टाइम लगेगा ना, तो एक टाइम मिल गया उसको। क्लियर बात है। करता क्या, उसकी पीएच बढ़ा के उसका एल्कलाइन नेचर कर देता है, जिससे उसे वापस सेट होने में या वापस खराब होने में टाइम लगता है। लिखा था पीएच ऑफ द मिल्क इज अराउंड 6। एट दिस पीएच मिल्क soon become spoiled and become undrinkable. Addition of baking soda increase the pH of the milk from 6 से ऊपर ले जाएगा pH को। The milk is now alkaline। अब जो मिल्क होगा वो alkaline हो जाएगा। कहता है due to this milk can be kept for relatively longer time। अब उसे आप थोड़ा और समय के लिए रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वन पे। नेक्स्ट वन कहता है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व व्हेन द मिल्क कम्स टू बॉइल। जब आप उसे बॉईल करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। मैं तो ये एक्सपेक्टेशन करता हूं क्योंकि उसने बेकिंग सोडा मिलाया था, और जब बेकिंग सोडा हीट अप करेगा तो वो डिकम्पोज होगा, और डिकम्पोज होने से जो मिल्क होगा उसका टेस्ट स्लाइटली बिटर हो जाएगा। स्लाइटली, ज्यादा अमाउंट में डाल दिया उसने पिया ही नहीं जाएगा वो, ठीक है ना। लिखा है द मिल्क कंटेनिंग a very small amount of baking soda will become slightly bitter in taste upon boiling। बॉइल करने पे, ठीक है, ये क्या होगा, स्लाइटली बिटर हो जाएगा टेस्ट में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये जो नेक्स्ट, ये फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ना, ये लिटिल बिट सेम है। अब ये कह रहा है व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। ये पीछे भी समझा चुके हैं कि अब ये लॉन्गर टाइम क्यों ले रहा है, क्योंकि हमने इसकी पीएच को इंक्रीज कर दिया, और जब हमने इसके अंदर बेकिंग सोडा मिलाया ना तो उसने किया पता क्या, उसने जितने भी इसके अंदर एसिड्स थे जो इसे जमाने में लग रहे थे उन सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। लिखा है व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेकिंग सोडा इज एडिड द मीडियम बिकम स्लाइटली बेसिक। बेसिक एंड एल्कलाइन बोथ आर द सेम थिंग। ऑल द एसिड्स प्रेजेंट इन आर न्यूट्रलाइज्ड विद बेकिंग सोडा ड्यू टू विच मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। आपको बताऊं तो जो पहले वाला आंसर ना, अगर वो एज इट इज भी उतार दिया जाए तो वो भी जो है यहां पे काम कर जाएगा, क्योंकि वहां भी यही बात एक्सप्लेन की गई है। क्लियर बात है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं हाउ इज सोडियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चर इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिंग सोडा को हम कैसे बनाते हैं। नेम द प्रोसेस, प्रोसेस का नाम बताना है। इन दिस प्रोसेस अ गैस एक्स इज फॉर्म एज अ बाय प्रोडक्ट, यहाँ पे एक गैस बनती है एज अ बाय प्रोडक्ट। दिस गैस रिएक्ट विद लाइम वाटर टू गिव कंपाउंड वाई विच इज यूज्ड एज एन ब्लीचिंग एजेंट। इसका मतलब वाई अपने आप में ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है एक्स एंड वाई को और राइट करना है केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। तो सबसे पहली चीज हमें कास्टिक सोडा का फॉर्मेशन बताना है। और कास्टिक सोडा को बनाते कैसे हैं बच्चों। कास्टिक सोडा को बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड एंड वाटर दैट इज सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ब्राइन। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड called brine which is decomposed to form sodium hydroxide. This process is called chloroalkali process. इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्लोरोएल्कली प्रोसेस। उसने प्रोसेस का नाम भी पूछा था। रिएक्शन देखो बच्चों, यहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर, तो बनेगा कास्टिक सोडा, जिसको हमें ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें चाहिए, साथ में निकलेगी Cl2 और साथ में निकलेगा हाइड्रोजन गैस। उसने कहा था यहां एक गैस निकली है जिसे लाइम वाटर में पास करते हैं तो ब्लीचिंग एजेंट बनता है। इसका मतलब वो गैस कौन है बच्चों, वो गैस है Cl2। इसका मतलब यहाँ पे जो X की वैल्यू है वो Cl2 है और जो सब्सटेंस बन रहा है वो ब्लीचिंग पाउडर दैट इज CaOCl2 है। यहां में हमें एक रिएक्शन और भी दिखा देनी चाहिए। हमें लाइम वाटर से इस Cl2 को पास करा देना चाहिए, जिससे हमें पता चलेगा कि ये X है और यहां बनेगा CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर। क्लियर बात है बच्चों। तो ये बन जाएगा हमारे पास यहां पर ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी ये बात कर रहा है कि वो सब्सटेंस हमारे पास वाई है, वो सब्सटेंस हमारे पास वाई है। क्लियर बात है। तो सारे के सारे आंसर्स हमने यहाँ पे दे दिए हैं। तो अभी ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अभी डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो ये क्वेश्चन ना प्रॉपर्टीज से आया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एसिड की प्रॉपर्टी से आया है, जहां पे आपको बताया गया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो बच्चों जब भी कोई एसिड रिएक्शन करता है किसी मेटल कार्बोनेट से मेटल बाइकार्बोनेट से, तो तीन चीजें बनती हैं, सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। सॉल्ट, CO2 एंड वाटर। चाहे ये सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करे चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करे, दोनों केसेस में ऐसा होगा। बात समझ में आ गई, किसी को डाउट तो नहीं है भाई। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाई जब रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो बनेगा सॉल्ट CO2 वाटर, इधर भी सेम सॉल्ट CO2 एंड वाटर। दोनों की बैलेंसिंग में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, बाकी सेम रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। कहता है व्हाट इज पीएच स्केल। इसे नहीं छोड़ सकते हम, ठीक है ना, इसमें तो क्वेश्चन आएगा ही। दो चीजें हैं, फॉर्मेशन एंड पीएच स्केल, ठीक है। कहते हैं व्हाट इज पीएच स्केल, व्हाट आर द रेंज ऑफ पीएच फॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो बच्चों अगर हम लोग बात करें, पीएच स्टैंड करता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन के लिए, जिसको पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। अगर मल्टीपल चॉइस में दोनों ऑप्शन आए तो आप पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन टिक करेंगे, ना कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। वैसा ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जो कि मेजर करता था स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। वो ये नहीं चेक कर रहा कि एसिड है या बेस, वो तो कर ही है, साथ में वो स्ट्रेंथ भी चेक कर रहे कि वीक है, स्ट्रॉन्ग है, कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। किसके बेस पर चेक करता है ये, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बेस पर। अब ये है वो स्केल। ये जो कलर्स थे यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं इसको। आप इसे किसी सब्सटेंस पे डालो और यहां कलर मैच करो, उससे पीएच पता लग जाएगी उसकी, यहां उसकी पीएच पता चल जाएगी। और उसी कलर से आप ये भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है, क्या है, ठीक है। अब इसने एक बात और बताई, हायर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है। ये प्रीवियसली डिस्कस भी किया अभी हमने। लोअर द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हायर द कंसंट्रेशन ऑफ द H पॉजिटिव आयंस। अब हम बात करते हैं जो पीएच रेंज है फॉर एसिड। एसिड के लिए पीएच रेंज होती है कितनी, 0 to, और बेस के लिए होती है बच्चों 7 to
और बच्चों सॉल्ट के लिए होती है 7। सॉल्ट के लिए कितनी होती है? लेकिन मैंने आपको बताया था कुछ एसिडिक और बेसिक सॉल्ट होते हैं, उनकी पीएच स्लाइटली अप डाउन कर जाती है। बाकी जो अगर हम प्योरली सॉल्ट की बात करें, न्यूट्रल सॉल्ट की बात करें, तो उसकी पीएच होती है 7। क्लियर बात है भाई? एक तो ये 20 क्वेश्चंस और साथ में ये फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हीं पे डिपेंडेंट रहना आपको, आपको ये सारी फॉर्मेशंस, जिसमें आपको फॉर्मेशन देखनी है कास्टिक सोडा की, वॉशिंग सोडा की, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, पीओपी, और एक और था बेकिंग, हो गए सारे, ठीक है। तो इन सब की आपको फॉर्मेशन देखनी है, इन सब की आपको केमिकल प्रॉपर्टी देखनी है, इन सब के आपको यूजेस देखने हैं, क्योंकि यहां से 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। बात समझ में आ गई? अब एक बात और सुन लो ध्यान से, इसमें भी अगर कहीं डायग्राम आपको बनवा रखा है तो वो ना बताए तो भी आप बनाओ, ठीक है ना भाई। सीधी सी बात है, डायग्राम बनाने में आपके नंबर कटेंगे तो नहीं, मिलेंगे ही, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? देखो कई बार ऐसा होता है ना, मैंने आपको बताया टीचर डिपेंडेंट होते हैं मार्किंग। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें, वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।